दोस्तों, मैं हूँ दीपा श्रीवास्तव, साइकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सालों से मुझे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने का एक्सपीरियंस है। बड़े सारे लोग ठीक होते हैं और मेरे से कांटेक्ट करते हैं। रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ, ओसीडी एक्सपर्ट हूँ और भी बहुत सारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन के बहुत सारे ऐसे ऐसे केस मैंने सॉल्व किए हैं जो जब आते हैं तो देखकर लगता नहीं कि इनको कहाँ से पकड़ा जाए, और बहुत आसान नहीं होता है उनको निकाल करके लाना। पर अगर लगातार काउंसलिंग की जाए और उनका भरोसा हमारे ऊपर रहे तो वो ठीक हो जाते हैं, ये पक्की बात है। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो घर वाले होते हैं उनकी एक ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें लगता है कि हम देखें कि ये क्या समझा रहे हैं, क्योंकि वो पहले समझा चुके होते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसा कल्चर है कि पहले अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो घर वाले समझाते हैं, उसके बाद रिश्तेदारों से समझवाते हैं, फिर उनके पहचान में कोई ऐसा लर्नेट व्यक्ति होता है जो उनको लगता है कि इसकी बात तो ये मानेगा, उससे समझवाते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति होता है, जो सफरर होता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। ले दे के किसी तरह काउंसलर के पास वो लोग आते हैं अपनी समस्या को लेके। इस समस्या को, चाहे वो कोई सी भी समस्या हो, अगर वो साइकोलॉजिकल इशू है कोई, तो उसको साइकोलॉजिस्ट तक पहुंचाने में या पहुंचने में सफरर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा, एक और चीज़ होती है कि कितनी भी मेडिसिन खा सकते हैं हमारे यहाँ के लोग, हमारे कल्चर कुछ ऐसा है, लेकिन काउंसलिंग पर पैसा देना उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है या उनकी सोच में ही नहीं होता। ऐसे ही कुछ केस अभी मेरे पास आए, हमेशा आते हैं इस तरह के केस। तो अभी एक ओसीडी का केस आया मेरे पास, जिसमें करीब जो लड़का है वो 21-22 साल के बीच में, और उसको कंटामिनेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि वो अपने ही स्पेक्स को उतार करके मेरे साथ कोई एक्सरसाइज करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसने इस हाथ से उसका वॉल टच हो गया था, या कुछ भी टच हो जाता है तो फिर वो उसको लगता अब तो ये हाथ खराब हो गया और इस हाथ से अब कुछ नहीं किया। अपने चेहरे को वो नहीं छू सकता। अपने कपड़े जब वो बदलता है उसके बाद उसको पूरे वॉश करने पड़ते हैं, और 21 साल का अगर 22 साल का बच्चा है तो वो फिर पूरा नहाएगा, पूरे हैंड वॉश करेगा, पूरा क्लोथ वॉश करेगा अपने, और जो भी वेयर किया उसने सबको वॉश करेगा। तो उसका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और कितना फ्रस्ट्रेशन और कितनी लाचारी, बेचारी उसके अंदर आती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो उसका कोई मतलब शब्दों में बयान करना मुश्किल है वो चीज़। अब ऐसे में क्या होता है कि जो घर वाले होते हैं वो पहले से समझा रहे होते हैं कि तुम मत सोचो ना, स्पेशली ओसीडी के पेशेंट को। वो कहते तुम सोच ही क्यों रहे हो, अब जब तुम्हें विचार आए तो तुम कहना कि नहीं नहीं मुझे नहीं सोचना है। हम हमेशा सारे साइकोलॉजिस्ट आपको एक ही बात कहते हैं कि अगर ओसीडी का विचार है तो विचारों से लड़ना नहीं है, लड़ना ऑब्सेशन से नहीं है, किसी से भी लड़ना नहीं है, सिर्फ विचारों को बदलना है। जो कंपल्शन हो रहा है उसको डिले करना है, कंपल्शन हो रहा है उसको समझना है, उसको तरह तरह से उसके बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करके, तरह तरह से बहुत तरह की होती हैं जो कोई भी एक्सपर्ट करवाता है। मैं भी करवाती हूँ और भी एक्सपर्ट करवाते होंगे, सभी करवाते हैं, तभी तो लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो घर वाले होते हैं वो धीरे से काउंसलिंग में क्या हुआ ये जानना चाहते हैं। बहुत सालों पहले मेरे पास, करीब 2-2.5 साल पहले मेरे पास एक केस और था जो रिलेशनशिप पर था। उन्होंने भी क्या किया कि जब भी वो मेरे साथ वो फिजिकल काउंसलिंग 1-to-1 वाली होती है जो आमने सामने बैठ के मेरे ऑफिस में करते थे, तो वो क्या करते थे, ऐसे एक फ़ोन रखता था वो बंदा और उसको कॉल उसके जो फादर थे वो लगा लेते थे, और ये कॉल ऑन रखता था। कॉल ऑन रख करके वो जितनी भी हम, और वो हाथ में से लिए रहता था, इस तरह से लेके बैठ जाता था वो। अब जो भी हम बात कर रहे होते थे वो उसके फादर सुन रहे होते थे कॉल पर। ये दोनों जो थे, ये जो बंदा था ये करीब करीब उस समय 28 साल का था, और इसकी जो वाइफ थी उसके साथ इसका केस चल रहा था।
कितनी भी अगर मैं कोशिश कर लूँ या कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, एक व्यक्ति का मन परिवर्तित करना है तो उसी व्यक्ति का मन परिवर्तित करना पड़ेगा। लेकिन अगर काउंसलिंग में दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप भी हो, मतलब इधर से तो हमने उसका मन परिवर्तित किया, उसको समझाया कि आपकी वाइफ का ये कसूर नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स का भी यहाँ पर प्रॉब्लम है जो उसको होता है, तो या तो पेरेंट्स को ठीक करा जाए या इन बातों को समझकर कम से कम आप अपने रिलेशन के बीच में जो खटास आ रही है, पेरेंट्स की तरफ से जो प्रॉब्लम हो रही है, उसको अवॉइड करके अपना रिलेशन बचाओ। किसी पत्नी को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। ये सब चीज़ें समझाने के बाद अगर उसका मन परिवर्तित हुआ भी है तो उधर तो कॉल पर पापा जी बैठे हुए हैं और पापा जी कॉल पर बाद में यहाँ काउंसलिंग के लिए भेज रहे हैं, और फिर उसकी जो तुम्हारी तो मैडम ने ये समझाया, अब तो तुम हमको ऐसा करोगे, अब तो तुम वैसा करोगे, अब तो तुम उनकी ये बात मानोगे, और तुमने ये तो बताया नहीं, और तुमने ऐसा तो किया नहीं, तुमने वो नहीं किया, धज्जियां उड़ा के रख दी। तो ये जो चालाकियां होती हैं, इससे किसी भी साइकोलॉजिस्ट की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी लाइफ में भी नहीं पड़ता है। बुरा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम बड़ी मेहनत करते हैं आपको बचाने की, हम बहुत समझते हैं कि कहाँ तक बचाया जा सकता है, और आप हमारे पास आते भी हैं, ठीक है, आप उसका पेमेंट करते हैं, उसके अगेंस्ट हम आपको वक्त और अपनी समझ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी और थोड़ा सा फिर भी बुरा लगता है कि भाई जो हमने मेहनत की, जो होना चाहिए था वो ना होकर के रिजल्ट तो फिर वही आ रहा है जो आपके पापा जी चाह रहे थे। तो ये जो बीच में पापा जी और मम्मी जी बैठ जाते हैं, वो काउंसलिंग के सेशन को बर्बाद कर देते हैं। तो जो मैं बता रही थी, अभी 21 साल का बच्चा OCD वाला मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए आया, वो ऑनलाइन सेशन में था। इतना भयानक कंटेमिनेशन कि वो अपने ही पेन को नहीं पकड़ सकता, वो अपने ही कॉपी को, डायरी को मैं अगर कह रही हूँ कि थॉट को लिखो, तो वो लिख नहीं सकता। 2 काउंसलिंग उसकी वैसी ही हो गई। अब जब वो ऑनलाइन काउंसलिंग में है तो उसकी मम्मी या उसके पापा कोई भी पीछे कैमरे के बाद, अब इतना बड़ा जो रूम है उसका भी और मेरा भी, तो वो उसमें कहीं बैठे हुए हैं, मुझे पता ही नहीं है। अब मैंने उनको बहुत सारे एक्सरसाइज कराई, और जो ये हाथ था जिसमें उसको लग रहा था कि हाथ गंदा हो गया है OCD की वजह से, इस हाथ से मैं अपना ये भी नहीं छू, क्योंकि ये हाथ वॉल पे टच हो गया था। तो इस हाथ से इस हाथ को पकड़वाने के लिए मुझे करीब 25 मिनट तो पहले मैंने उसको काउंसलिंग की, फिर मैंने उसकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज किया, उसको बहुत सारे जो भी हम लोग करते हैं वो सारी चीज़ें करके उसको दोनों हाथों को मैंने ऐसे जुड़वाया और बताया कि इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, मैं अपने करवाती हूँ, तो दोनों हेमिस्फीयर का कनेक्शन बनता है। बहुत सारी चीज़ें समझा करके उसको इस पे लाई कि वो ये दोनों हाथ मिला पाए, और थोड़ी देर में उसने मिला लिया। उसको मैंने पावर दी, उसको पावर समझाई कैसे बनेगी अपनी बॉडी में, रीढ़ की हड्डी में कैसे सीधा करना है, विचारों को कैसे लाना है, विचारों को कैसे चेंज करना है। करीब 40 मिनट के सेशन के बजाय मैंने उसको 1.5 घंटे का सेशन दिया, तब जाकर वो बहुत कंफर्टेबल हो गया वो बच्चा। बाद में कहने लगा कि अब मुझे नहीं लग रहा हाथ में कुछ भी, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा, और वो इतना आश्चर्य, और उसको आंखों में आंसू, और वो कहने लगा कि मुझे बिल्कुल भी गंदा परेशानी नहीं लग रही। बीच में कुछ साउंड्स मुझे आई थी, लेकिन मैं इग्नोर कर गई, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से उसको, देखिए ऑनलाइन में थोड़ा सा पकड़ ज़्यादा बनानी पड़ती है, तो उस व्यक्ति के पकड़ बनाने के लिए मैं बहुत फोकस थी उसके ऊपर। मुझे लग रहा था कि किसी की आवाज़ आ रही, पर मैंने सोचा हो सकता घर में कहीं और से आ रही हो। बाद में पता चलता है कि उनके मम्मी या पापा दोनों वहाँ बैठे हुए थे। अब जब ये काउंसलिंग हो गई और ये बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया कि मैं अपना स्पेक्स छू सकता हूँ, और मुझे वैसा परेशानी नहीं लग रही है। जो OCD का जो व्यक्ति होता है ना, उसके विचार ऐसे ही नहीं आते जैसे हम लोगों के आते हैं, नॉर्मल लोगों के। उनके विचार ऐसे आते हैं कि वो ऐसे परेशान होते हैं, फिर इधर से एक विचार आया, फिर आया, वो डरने लगते हैं, वो घबराने लगते हैं, सेटिंग होने लगती है ऐसा उनको। लेकिन जब कंटेमिनेशन वाला होता है तो उनको अपने ही हाथों में, अपनी ही चीज़ों में कुछ ऐसा भारीपन, ऐसा गंध, ऐसा चिपचिपा, कुछ ऐसा महसूस होता है कि बस ये गंदा है। उसमें कुछ गंदा कुछ दिख नहीं रहा होता है उनको, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है बस इसको धो लो, जब तक इसको धोएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे।
ऐसे लोग खाना नहीं खाते हैं कि कहीं उनको पॉटी ना आ जाए, ऐसे लोग बहुत सारी चीज़ें करना छोड़ देते हैं। अब जैसे तैसे उनको हम लाइन पर लाते हैं धीरे 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 धीरे, क्योंकि काउंसलिंग एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है, कोई जादू नहीं है कि हमने एक चाबी लगाई और बर्र से चालू हुई और आप ऑन हो गया आपका जो ऑफ हुआ था, ऐसा नहीं है। तो हुआ ये कि जब वो बच्चा 21-22 साल के बीच का जो बच्चा है, वो जब उसका सेशन ओके हो गया तो वो 2-2.5 घंटे रिलैक्स हो गया। और मैंने उसको रिलैक्सेशन थेरेपी लास्ट में करती हूँ मैं हर सेशन में, तो उसको रिलैक्स कराया, उसको कहा आप लेट जाओ और रिलैक्स हो जाओ। और अब जब तुम्हारा मन हो बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होकर के, जब थोड़ा सा मुझे मालूम था उसके बाद उसे नींद आएगी या वो रिलैक्स फील करेगा, और उसके बाद धीरे से उठना, उठ करके उसको बताया क्या क्या करना है, और फिर कल फिर इतने बजे काउंसलिंग होगी आपकी। बच्चा सो गया शायद और बहुत रिलैक्स फील किया उसने, लेकिन जब वो उठा तो इतने ताने उसने सुने हुए थे पहले कि उसको वो सारे ताने आ रहे, कि क्योंकि उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके घर वाले, उसकी बहन उसको ये बोलती थी कि हाँ मत सोचो, तो मत सोचो। तो जैसे ही वो उठा ना तो उसको वो लोग दिखे, और उसको लगा कि अब ये लोग बोलेंगे कि देखा तुमने मैडम के कहने से हाथ में हाथ पकड़ लिया ऐसे, और हम कहते थे तो तुम नहीं पकड़ते थे। तो वो ना अंदर से एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आ पाया कि इनके ताने जो थे इतने सालों से जो कर रहे थे, साइकोलॉजिस्ट तक पहुंचने से पहले वो मुझे समझा रहे थे खुद से, और उन्होंने तुरंत बोल भी दिया कि अब तुम्हें नहीं लग रहा ना, जरा सी बात, वही तो हम भी समझाते थे और मैडम ने क्या समझाया, क्योंकि वो हमारे समझाने को बाहर से देख रहे थे, उन पे असर भी नहीं हो रहा था, वो जजमेंटल हो गए, उन्होंने काउंसलिंग को जज किया। तो ये जो बच्चा था ये शॉक्ड हो गया बुरी तरह से, इतना शॉक्ड हो गया कि इसका जो ओसीडी का, इसका जो ब्रेन में ओसीडी है ना, ओसीडी एक बहुत शातिर, एक बदमाश कहना चाहिए, और एक चालाक सी बीमारी है जो हमारे ही ब्रेन में पलती है, कहीं और तो जाती नहीं है, कोई और तो है नहीं उसका ड्राइवर। उसका ड्राइवर कौन है? उसका ड्राइवर है एमिग्डाला, हमारे ही ब्रेन के अंदर का एक पार्ट, वो उसको ड्राइव करता है, और हमारा ही इमोशनल सेंटर उसको पालता है, हमारा ही इमोशनल सेंटर उसको रखता है। तो हमारा ही अंदर का मन, हमारा ही अंदर का ब्रेन जो होता है वो उसको पालता पोसता बड़ा करता है और उसको ड्राइव करता है। तो जैसे ही वो बच्चा अगर इस तरह से सोचेगा कि अब ये इन्होंने फिर से बोला, और अब ये जो इतने सालों से ताने दे रहे थे, उसको 6-7 साल से ओसीडी थी, तो अब तो ये इन्होंने जैसे ही बोला कि देखा तुमने तो मैडम के कहने से हाथ पकड़ लिया, हम कहते थे तुम समझते ही नहीं हो, और जैसे ही इतना सा बोला वो बेचारा पानी पीने उठा था और उसका हाथ बिल्कुल कांप गया, और उसने जा करके उसको लगा कि ये तो वही हाथ है जो गंदा था और मैंने तो धोया ही नहीं था, ये हाथ को इसमें मिला दिया और मैं सो गया इस हाथ से, मैंने बेडशीट, उसने बेडशीट उठाई, पिलो उठाया, पूरा बाथरूम में गया, पूरा नहाया, पूरे कपड़े धोए, और फिर तो वो जो नहाया है वो लगभग 8 बजे उठा शाम के, और वो 12 बजे तक नहाता रहा, जबकि वो उसका नहाने का जो टाइम था वो करीब 1.5 से 2 घंटे नहाता था, और अब वो 4 घंटे नहाया। बिगड़ गया। आप काउंसलर के बीच में, अगर पेशेंट सफरर और काउंसलर के बीच में आओगे तो नुकसान किसका होगा? ये जो एमिग्डाला है ना, इसने, उसी के ब्रेन ने, उस बच्चे के ब्रेन ने ही ये बीमारी को पकड़ा हुआ है, वही ड्राइव कर रहा है। तो वो आपको क्या लगता है वो ठीक होने देगा? उसको नहीं होने देगा फिर, क्योंकि वो शर्मिंदगी में नहीं महसूस कर सकता, वो ये नहीं मान सकता कि मैं इतनी आसानी से ठीक हो जाऊंगा। उसके अंदर एक, इस बीमारी के अंदर एक ढीठपना है बहुत ज़्यादा, ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होता। कैसे समझेंगे इस बात को? देखिए, हर ओसीडी के पेशेंट को मालूम होता है कि उसको ये विचार आ रहे हैं और ये रियल नहीं है, लेकिन जब ये विचार आते हैं तो उसको ऐसा लगने लगता है कि रियल हो रहा है सब कुछ, और उसको वो करना पड़ता है। जब तक वो करे नहीं कंपल्शन, तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, जबकि उसको अच्छे से मालूम होता है कि ये जो विचार है ये कुछ और है और असलियत कुछ और है। उसको डाउट होता है फिर जिंदगी की असलियत पर। बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर काउंसलर, और उसके बाद उस बच्चे को काउंसलिंग लेने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये बात उसकी मम्मी ने मुझे चुपचाप से बताई।
कि वो काउंसलिंग अब नहीं ले पा रहा है, क्योंकि बाद में पापा ने भी सुन लिया, वो बैठे थे, मम्मी भी बैठी थी काउंसलिंग के सेशन में, जब मैं उसको इस तरह से वीडियो काउंसलिंग कर रही थी, तो वो लोग चुपचाप से सुन रहे थे। और फिर तो पापा ने उसकी इतनी बैंड बजाई, इतना उसको सुनाया, उन्होंने कहा हम मैडम की फीस दे रहे हैं और तुम इस तरह से कर रहे हो, जो भी कुछ सुनाया होगा पता नहीं, गॉड नोस। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि उस बच्चे को आपका खुद का बच्चा, खुद का भाई इकलौता बच्चा, आप कमाते हो, मैं मान सकती हूँ कि खूब कम कमाते होगे, चलो कितना भी कम कमाता है एक इंसान, लेकिन अपने बच्चे का इलाज कराता है। कौन बाप होगा ऐसा जिसको बच्चे को अगर बुखार सिर पे चढ़ जाए तो उसको इलाज नहीं कराएगा? तो अगर ओसीडी सिर पे चढ़ गई तो इलाज नहीं कराओगे? ये सोच लोगे कि अच्छा इसमें पैसा क्यों देना, इसमें दूसरे से क्यों समझना, हम जब कह रहे हैं तो हमारी बात क्यों नहीं मानना, मतलब आप ईगो में आ गए। और उस बच्चे की ओसीडी को ठीक हो सकती थी, हो जाती, उसका रिजल्ट आया था, उसको कुछ समय के लिए उसको आश्चर्य हो रहा था कि मुझे अपने हाथों से कोई परेशानी नहीं हो रही, मैं छू पा रहा हूँ अपने हाथ को, मैं अपने स्पेक्स को छू पा रहा हूँ। उसने मेरे सामने पेन लिया, अपने बैग में से निकाला, उसके टेबल पे बैग था, मैंने पहले से बोल के रखती हूँ कि आप रखिए, लिखवाती हूँ मैं, ये हम लोग करवाते हैं सभी लोग, राइटिंग होती है, एक टेक्निक होती है। उसने लिखा, लिख करके उसने दिखाया, और ये लिखा इसको काटना है, उसके सामने दूसरा विचार लिखना है, वो पूरा किया उसने मेरे सामने। लेकिन उठने के बाद सब गड़बड़। आइए और बीच में, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इतना आसान नहीं है। आपने क्या समझ लिया? उस बच्चे की, अपने ही बच्चे की जिंदगी से खेल गए आप। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये ब्रेन के अंदर का काम है, और ब्रेन अब अगर ये ओसीडी ला सकता है तो स्पार्क कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ब्रेन के अंदर आप छेड़छाड़, आप, हम लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, पढ़े हुए भी 26 साल हो गए मुझे, पढ़ाई खत्म किए हुए, और मुझे इतने साल से ना जाने कितने केस सॉल्व करने का एक्सपीरियंस है सक्सेसफुली। लेकिन अगर आप बीच में आ जाएंगे तो मैं कैसे पकड़ के लाऊंगी? मैंने 2 किस्से सुनाए, एक रिलेशनशिप वाला, फाइनली उस बच्चे का, वो जो 27-28 साल का लड़का था, उसकी वाइफ की वाकई, और उसकी दोनों के जो, उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री थी जो बिगड़ी थी, उसमें उन दोनों का कसूर नहीं था, उनके सर्कमस्टांसेस इस तरह से बनाए जा रहे थे, बाहर से उनको इतना समझाया जा रहा था कि फाइनली दोनों को अलग होना पड़ा, और फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो, मैं इधर से उनको अगर समझाती हूँ, उनको सही बात पर टेकर आती हूँ, और वो फिर से दूसरा व्यक्ति पूरे कॉल को सुन करके फिर उसकी जान खाता है और दोनों को खूब ताने देता है, खूब टॉन्टिंग करता है। उसकी जिंदगी फाइनली खराब हुई और उनका डिवोर्स हुआ। मैं उसके पीछे पीछे थोड़ी जाऊंगी उसके घर कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। मुझे पता लगती है जब ये बात, आप मेरे पास आएंगे तो मैं काउंसलिंग करूंगी, वरना मैं अपनी जगह छोड़ के आपके पास थोड़ी पहुंचने वाली हूँ। मेरे जैसा कोई भी एक्सपर्ट नहीं पहुंचेगा। लेकिन बर्बाद कौन हुआ? मेरे पास तो अगले दिन दूसरा केस आ गया, मैं उसमें अपना मन लगा के उसको करने लगी। मेरा उद्देश्य होता है आपको ठीक करना, और आपका उद्देश्य होना चाहिए जिस व्यक्ति को, जिस सफरर को काउंसलर तक पहुंचाया है, उसको ठीक करवाना काउंसलर से, या मत लाइए हमारे तक। बिल्कुल इसी तरह से ओसीडी वाले बच्चे को उन्होंने हाल खराब कर दिए, जबकि मेरे पास आए हुए इतने सारे केस बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दुखद है ये। मत लाइए ना, आपको अगर काउंसलर को पैसे देने में या कुछ में तकलीफ हो रही है, लेकिन अपने ही बच्चे के बीच में, काउंसलर और सफरर के बीच में मत आइए। उसकी पूरी जो दोनों की केमिस्ट्री थी, जो केस इस तरह से सुलझाना था, जो एक पैटर्न बनाया जाता है एक्सपर्ट की तरफ से, काउंसलर की तरफ से, आप उसके बीच में आकर के आपने उसको खोद दिया, गड़बड़ हो गई। तो समझिए इस चीज़ को, ये इतनी आसान चीज़ नहीं है कि आपके समझाने से वो समझ जाएगा। आपके समझाने से समझ रहा होता तो वो इतनी इस पोजीशन पे पहले ही नहीं आता।
आपका समझाना, आम लोगों का समझाना और एक साइकोलॉजिस्ट के समझाने में बहुत अंतर होता है। इस बात को समझिए और आगे से जो भी लोग अपने आप को, अपनी बीमारी को, अपनी परेशानी को किसी साइकोलॉजिस्ट के हवाले करते हैं तो उस पर बिलीव करिए, उसको वक्त दीजिए, वो आपको ठीक कर देगा। लेकिन आपका भरोसा आपको उसके साथ रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए आज इतना ही, फिर कभी मिलते हैं। नमस्कार।